हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तनिष शुरा है। आप लोग मुझे आज के करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ एनालिसिस की क्लास में देख रहे हैं। शुरू करते हैं। ये आज का द हिंदू के अंदर देखो, यहाँ पे कुछ जो है रेडिएशन, थोरियम, मोनाजाइट सैंड्स और उन सब के बारे में कुछ एक दे रखा है, उसको देखेंगे। उसके बाद क्रेडिट स्विस का ही चल ही रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या चीज़ है, ये कुछ जो है इंडिया चाइना के ऊपर आर्टिकल आया है, रिपीटेड है, बार बार देख चुके हैं। एनएससी के ऊपर कुछ एक चीज़ है, एनएससी के बारे में बेसिक्स कुछ एक चीज़ें समझेंगे, है ना। बाकी पॉलिटिकल है। चलो, सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं। कल के करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग अब जो है अपने पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं उन सबको देखते हैं। इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। जो कोई भी यूट्यूब पे देख रहा है, जो कोई भी लाइव देख रहा है, वो जो है यहाँ पे चैट में भी लिख सकता है। और उसके अलावा क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ, उसके अलावा जो है इन क्वेश्चंस को मैं डील करूँगा वीडियो के एंड में, ठीक है। चलो, अभी 110th क्वेश्चन आ गया अभी तक में, इतने तक में क्वेश्चन में, ठीक है। मत्स्य हैज़ बीन इन न्यूज़ लेटली। वॉट इज़ इट, क्या चीज़ है ये? इट इज़ अ डीप सी फिश विच हैज़ इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ न्यू पॉलिसी ऑन फिशिंग एंड allied industries. A submariner for exploring deep sea and ocean biodiversity. Or D, naval exercise between India and Maldives. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंसिडर फॉलोइंग: कार्माडिक टोंगा इज इन ओशिनिया, एल्यूशन ट्रेंच इज इन बेरिंग सी, मिंडानो ट्रेंच इज इन तस्मान सी, ठीक है। और यहाँ पे ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ओनली 1 पेयर, है ना, ओनली 2 पेयर्स, ओनली 3 पेयर्स, ऑल 4 पेयर्स, ठीक है। अच्छा, ऑल 4 तो है ही नहीं, नन, ठीक है, नन, ऑल 4 नहीं, यहाँ पे नन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। चलो, फिर क्या है, कंसिडर फॉलोइंग, ये दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और इसके नीचे यहाँ पे आपके ऑप्शंस है। इनमें से आपको सही ढूंढना है, करेक्ट वाला ढूंढना है, ठीक है। कंसिडर फॉलोइंग: गगनयान विल बी लॉन्च्ड बाय अ GSLV Mark 3 फॉर एन ऑर्बिट एट हाइट ऑफ 400 किलोमीटर्स. Karman line at 100 kilometers marks the outer space. ठीक है। Which of the following statements are correct? 1 only, 2 only, both, neither 1 or 2. समझ में आया? Which of the following plays a significant part in the process of COVID infection? इनमें से कौन सा कोविड इन्फेक्शन और उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताना है। ये मल्टीपल बार क्वेश्चंस में रह चुके हैं, इसके न्यूज़ में रह चुके हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ये कल अपन ने न्यूज़ में देखा था, ठीक है। चलो, ACE2 रिसेप्टर्स, और इनके बारे में अपन पढ़ भी चुके हैं। Cas9 के बारे में नहीं पढ़ा, बाकी सबके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो, ACE2 रिसेप्टर्स, टी सेल्स, Cas9, मैगलिन, ठीक है। ये सारा आपके जो है स्टेटमेंट्स टाइप है और इसके अंदर से ये ऑप्शंस है, ठीक है। 1 and 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे जैसे तुमको एक क्वेश्चन का वीक पॉइंट बताऊँ, क्वेश्चन मैं नहीं बनाया बट यहाँ पे वीक पॉइंट देखो। ऐसे क्वेश्चन के अंदर से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या वीक पॉइंट्स हैं। जैसे जो 2 है, टी सेल्स तो डेफिनेटली है ही है, समझ में आया। तो एक क्वेश्चन वीक है, समझ में आया, ठीक है, कि हर एक ऑप्शन के अंदर एक ही जो है वो चीज़ दे रखी है, समझ में। तो बाकियों का खेल होता है फिर पूरा का पूरा कि भाई 1, 3 और 4 इनका खेल है कि नहीं है, समझ में। टी सेल्स तो लिखते न लिखते यूजलेस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, 2000 ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, 2015 में, 2016 में ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई उस समय इमोशनल हो जाना, ठीक है, अपना काम मेंटेन करना, ठीक है। फिर देखो, वेयर इज़ द माउंट मेरापी लोकेटेड इन, माउंट मेरापी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में, इटली में, पेरू में या फिर USA में? कल देखा था अपन ने माउंट मेरापी, ठीक है। यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन, ठीक है, नहीं, विच इज़ नॉट एन अर्स्ट वाइल यूगोस्लावियन कंट्री। और ये सारे आपके जो है स्टेटमेंट्स हैं, सर्बिया, मैसेडोनिया, अल्बेनिया, वोजवोडिना और कोसोवो और क्रोएशिया, ठीक है। और यहाँ पे इनमें से सिर्फ कोई एक ही ऐसी कंट्री है जो कि अर्स्ट वाइल यूगोस्लाविया का पार्ट नहीं थी, ठीक है। 1, 3, 4, 5 ये आपके जो है यहाँ पे ऑप्शन से दे रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? तो इस लेक्चर की पीडीएफ मैंने जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप का लिंक डाल दिया है, वहाँ से मिल जाएगी। अभी तक अपलोड नहीं करी है। जो कोई भी लाइव देख रहा है वो भी वहाँ पे जो है लिख सकता है, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा,
ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छा नहीं लगे डिसलाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें रेगुलर अपडेट्स के लिए। उसके अलावा ये जो है कुछ पुराने यहाँ पे मैंने वीडियोस के लिंक्स डाल रखे हैं ऑलरेडी, प्लेलिस्ट वगैरह हमारे चैनल के ऊपर क्रिएटेड है, जिसके अंदर सिर्फ हम करंट अफेयर्स को ही डील नहीं करते हैं बल्कि ज्योग्राफी के ऊपर भी वीडियोस अभी लेक्चर सीरीज चल रही है। एंशिएंट के ऊपर आज जो है मैं एक लेक्चर लूँगा, आज कल और परसों ये 3 दिन एंशिएंट के ऊपर लेक्चर चलेगा, फिर वापस 3 दिन ज्योग्राफी के ऊपर लेक्चर चलेगा, है ना। उसके अलावा जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, थीम्स के ऊपर मैं लेक्चर डाल चुका हूँ। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अलावा जो है आर्ट एंड कल्चर के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, आमीना मैम डाल चुके हैं, है ना। और साइंस एंड टेक के ऊपर भी कुछ लेक्चर्स हैं। साइंस एंड टेक के अलावा एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर को यूजुअली लोग डील नहीं करते, इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो फिर क्या है, टेलीग्राम ग्रुप को जो आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर आप जो है नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शेयर करना ना भूलें टेलीग्राम ग्रुप को भी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पे आप आपके कुछ डिस्कशन के टॉपिक्स अगर आपको डालने हैं, कुछ क्वेश्चंस डालने हैं, क्वेरीज डालनी है, फीडबैक डालना है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं, प्लस कमेंट सेक्शन के अंदर भी डाल सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर डिस्कशन के लिए ग्रुप जो है ओपन है, आपको कुछ भी चीज़ यहाँ पर पुट करनी है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। चलो, और रेगुलर अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलती रहेगी मेरे द्वारा, आमीना मैम के द्वारा, ज्योति मैम के द्वारा, है ना। फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जापान पीएम किशिदा टू विजिट इंडिया टुडे, G7 G20 इंडो पैसिफिक टाइज ऑन एजेंडा। अभी ये क्लियर है कि नहीं है ये बताओ। अगर क्लियर नहीं हो तो इससे ज़्यादा वैसे मैं अभी देखता हूँ, कोशिश करता हूँ जूम इन करने की, बट अगर क्लियर नहीं हो ना तो आप अगर यूट्यूब में देख रहे हो तब तो फुल स्क्रीन कर सकते हो उसको, ठीक है। और बाकी मैं यहाँ पे फ़ोन में देख रहा हूँ यार, ठीक है, ऐसे तो ठीक लग रहा है। फ़ोन में भी इसको फुल स्क्रीन करके ही देखना, वैसे जो कोई भी गूगल मीट्स पे देख रहा है लाइव वो फुल स्क्रीन करके देखना। चलो, जापान पीएम किशिदा टू विजिट इंडिया टुडे, तो यहाँ पे देखो जापानीज़ जो पीएम है ये यहाँ पर आने वाले हैं, इंडिया के अंदर आने वाले हैं। तो एक बार जब ये इंडिया के अंदर आएंगे तब अपन इंडिया जापान रिलेशंस के बारे में जो है इन डेप्थ एक बार देखेंगे कि इंडिया जापान रिलेशंस के बारे में। अभी इंडिया जापान रिलेशन तो नहीं देखेंगे, लेकिन G7 G20 उसके अलावा जो है इंडो पैसिफिक के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें और कुछ जो प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, कुछ बातें वगैरह इस आर्टिकल के अंदर है स्पेसिफिकली, उन सबको देखेंगे। आर्टिकल जो है सुहासिनी हैदराबाद ने लिखा है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ये जो है कॉलमनिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, सिंक्रोनाइजिंग प्लान्स फॉर G7। अभी आपको पता होगा कि G7 की करंटली प्रेसिडेंटशिप किसके पास है, G7 की करंटली प्रेसिडेंटशिप जो है वो जापान के पास है ना। और G20 की प्रेसिडेंटशिप किसके पास है, G20 की प्रेसिडेंटशिप जो है वो इंडिया के पास, न्यू दिल्ली के पास है ना। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सिंक करने की, दोनों का एजेंडा वगैरह, दोनों के प्लान्स को सिंक करने की बात हो रही है। और दोनों के प्लान्स को सिंक करने के साथ में किस चीज़ के ऊपर फोकस दिया जा रहा है, तो मल्टीपल अलग अलग वेरियस टॉपिक्स हैं, जैसे कि जो जापान ने हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है प्लस करने का प्लान है उन दोनों के ऊपर, प्लस बुलेट ट्रेन, ठीक है। बुलेट ट्रेन की क्या स्थिति है, अभी तक बुलेट ट्रेन का खेल जो है वो शुरू नहीं हुआ है ना। बुलेट ट्रेन के अलावा उसके अलावा जो अपना इंडो पैसिफिक है, तो इंडो पैसिफिक के ऊपर भी वैसे अपन बात होती नहीं है, तो इंडो पैसिफिक प्लस इंडिया जापान रिलेशंस एट लार्ज, है ना। तो इंडिया जापान रिलेशंस के ऊपर भी फोकस नहीं दिया गया है। लास्ट जो सबमिट हुई थी वो मेरे ख्याल से 2007 के अंदर हुई थी, ठीक है। जो वहाँ के मतलब जो बायलैटरल मीटिंग हुई थी, ठीक है, वहाँ के जो पीएम है वो इंडिया के अंदर लास्ट 2007 के अंदर आए थे, है ना। उसके अलावा क्या चीज़ है, शिंजो आबे थे, वो बहुत बढ़िया पर्सनालिटी थी। चलो, इंडिया जापान वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी, बुलेट ट्रेन वगैरह ये सब हो गया, है ना। और क्या, और ये कुछ एक चीज़ों को विजिट करेंगे, जैसे बोधि ट्री वगैरह जाएंगे, है ना। तो एक बाल बोधि ट्री है दिल्ली में, वहाँ पर जाएंगे। एक तो बोधि ट्री अलग है और एक बाल बोधि ट्री अलग है, ठीक है, तो वहाँ पर जाएंगे। बाल बोधि ट्री किसने, ये इसके ऊपर जैसे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ चलो, इस पर मैंने वैसे फोकस नहीं करा, लेकिन अभी मेरे दिमाग में आया। यहाँ पर देखो, ये जो बाल बोधि ट्री है ना, ये रहा, ठीक है, बाल बोधि ट्री विच इज़ बिलीव्ड टू बी कनेक्टेड टू महाबोधि ट्री, ठीक है। महाबोधि ट्री जो है जिसके नीचे गौतम बुद्धा ने जो है एनलाइटमेंट अटेन करा था, ठीक है, निर्वाण अटेन करा था, है ना। यहाँ पर ट्री ग्रू सैपलिंग वगैरह। अब ये फिर क्या हुआ था कि अशोका
जो किंग एम्परर अशोका थे उनके डॉटर एंड उनके जो सन थे ये इसे श्रीलंका के अंदर ले गए थे, है ना, इसका एक सैपलिंग श्रीलंका के अंदर ले गए थे। फिर क्या हुआ था, यहाँ पे जो है कुछ लोगों ने जला दिया था। अब उसके ऊपर कंट्रोवर्सी है कि इसने जलाया था, कि इसने जलाया था, कि इसने जलाया था। 3 जनों का नाम है, उनको अभी अपन मिडिवल हिस्ट्री में, अभी मिडिवल हिस्ट्री डील करेंगे, एंशिएंट करेंगे, उसके बाद मिडिवल करेंगे, तब समझेंगे, है ना। तो ये जो है ये बोधि ट्री जला दिया था, तो वापस जो है श्रीलंका से वापस सैपलिंग्स वगैरह आए थे। अब यहाँ पर एक सैपलिंग जो है वो दिल्ली में भी लगाया गया था, बाल बोधि ट्री इसका नाम है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो बाल बोधि ट्री का सैपलिंग है ये किसने लगाया था, समझ में आया। तो ये जो सैपलिंग है ये श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर जो थे श्री मावो और बंद्रे नायक, ठीक है, इन्होंने दिया था। और लगाने वाले थे अपने प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, कब, 1964 के अंदर, समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा क्या चीज़ है, देखो G7 G20 मैंने आपको बता दिया। G7 G20 के अलावा यहाँ पर जो है एनुअल बायलेटरल, अब ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, देखो इसके ऊपर फोकस करा गया, ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। वैसे इंडिया जापान के रिलेशंस बहुत ज़्यादा कॉर्डियल नहीं है, आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि भाई अपन बहुत ज़्यादा कॉर्डियल हैं, बहुत करीब हैं, क्वाड के अंदर मेंबर है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा कॉर्डियल नहीं है, बहुत लंबे टाइम से नहीं है। शिंजो आबे के बीच, शिंजो आबे के टेन्योर के अंदर फिर भी काफ़ी ज़्यादा सुधर गए थे, है ना। उससे पहले तो कुछ भी नहीं थे, बहुत कम थे, बहुत ज़्यादा कम थे, है ना। तो वो एक चीज़ें हैं। अब यहाँ पे इसीलिए अनयूजुअल है कि लास्ट जो है वो ये इनकी लीडर्स मिले थे 2006 के अंदर, ऑल्दो 2007 में, ठीक है, 2006 में यहाँ पर मिले, ऑल्दो 2007 में भी एक वो था, ये देखो कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सीज, ये शिंजो आबे ने, यहाँ पे देखो आबेस स्पीच थी एक, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने स्पीच दी थी, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सीज आबे स्पीच टू द इंडियन पार्लियामेंट इन 2007 में, मेरे ख्याल से 2006 2007 उसके बीच में मिले होंगे ऐसे, एंड और उसके टाइम पे मिले होंगे, दिसंबर जनवरी टाइम पे, ठीक है। चलो फिर उसके अलावा क्या चीज़ है बायलेटरल के अंदर, G7 तो मैंने आपको बता दिया। ग्लोबल साउथ के ऊपर फोकस हो रहा है। व्हाट इज ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ के ऊपर अपन मल्टीपल बार जो है डिस्कशन कर चुके हैं। ग्लोबल साउथ जो है, ग्लोबल साउथ जो है इज डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, समझ में आया। तो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज़ को एक साथ अपन क्या बोलते हैं, ग्लोबल साउथ बोलते हैं। और ये जो ग्लोबल साउथ है इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है। अब ये यूजुअली जो है एक सदर्न रीजन ऐसे क्रिएट हो जाता है, नदर्न डिवाइड अलग हो जाता है ना, और सदर्न डिवाइड अलग हो जाता है, जिसके अंदर जैसे जो है अपना साउथ अमेरिका है तो पूरा का पूरा साउथ अमेरिका आ जाता है, अफ्रीका इंटायरिटी के अंदर अफ्रीका आ जाता है, साउथ ईस्ट एशिया आ जाता, सॉरी साउथ एशिया आ जाता है, साउथ एशिया के अलावा साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है, साउथ ईस्ट एशिया के अलावा ईस्ट एशिया आ जाता है ना। ऑस्ट्रेलिया नहीं आता है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं आता है, न्यूजीलैंड नहीं आता है ना। उसके अलावा ओशिनिया का पूरा पॉकेट्स आ जाता है। ओशिनिया के पॉकेट के अलावा यहाँ पे वेस्ट एशिया आ जाता है, सेंट्रल एशिया आ जाता है, ये सारे के सारे रीजन जो है ये सब इसके अंदर कवर हो जाते हैं। कुछ ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज भी कवर होती है, लार्जली बहुत ज़्यादा नहीं होती, कुछ एक थोड़ी बहुत है वो ईस्टर्न यूरोप की भी कंट्रीज कवर होती है ना। और बाकी हाँ नदर्न अमेरिका के अंदर जो ये अपना मैक्सिको है, ठीक है, मैक्सिको हो गया, निकारागुआ गोवा हो गया, और इधर वाले जो सेंट्रल अमेरिकन नेशंस हैं, प्लस यहाँ पर जो कैरिबियन नेशंस हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं। वेस्ट इंडीज़ के जो नेशंस हैं वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं, समझ में आया। फिर क्या है ग्लोबल साउथ के अलावा, देखो जापान टारगेटेड 5 ट्रिलियन येन पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात है ये, ठीक है। तो पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टारगेटेड 5 ट्रिलियन येन का उसके ऊपर, ठीक है, इंडिया के अंदर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर है ये, स्पेशली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के अंदर एक अपन को पता ही है जो बुलेट ट्रेन का चल रहा है। तो बुलेट ट्रेन यहाँ पर देखो, ये देखो शिंकानसेन हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। तो ये शिंकानसेन क्या चीज़ है, शिंकानसेन इज जापानीज फॉर बुलेट ट्रेन, समझ में आया, ठीक है, शिंकानसेन, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट के अंदर, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको पता ही है कि कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा पुअर है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह ये सारी चीज़ें पुअर है, तो इसलिए जो है वहाँ पे फोकस इसके ऊपर दिया गया। मछली वगैरह ये सब चीज़ें हो गई। स्पेशल स्ट्रैटेजी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑलरेडी अपने पास है, अपना जो स्टेटस है वो स्पेशल स्ट्रैटेजी ग्लोबल पार्टनरशिप का है, इसको यूज़ कर सकते हो, मेंस के अंदर इंपॉर्टेंट है। और अब क्या कर रहे हैं, तो अब ये जो है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के ऊपर भी बात होने वाली है। आज से पहले कभी इंडो पैसिफिक के ऊपर वैसे बात नहीं हुई है इंडिया जापान के बीच में, सुनना। चलो यही है। अब G20 के बारे में यहाँ पे पहले कुछ दे रखा है। पहले मुझे बताओ G7 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है, G8 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है, और G20 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है।
चलो तो G7 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है? जापान आता है, यूके आता है, कनाडा आता है ना। यूके कनाडा के अलावा यूएस आता है, फ्रांस आता है ना। इसके अलावा जो है इटली आता है, और इटली के अलावा एक और कौन सी कंट्री आती है बताओ? मेरे ख्याल से शायद स्पेन आता है, ठीक है, इसको होल्ड करते हैं। एक और कौन सी कंट्री आती है उसको होल्ड करते हैं। G8 के अंदर क्या आ जाता है? ये तो G7 हो गया। G8 के अंदर क्या आता है? G8 के अंदर यहाँ पे रशिया ऐड हो जाता है। रशिया के अलावा अब G20 आ जाता है। तो G20 के अंदर क्या है? यहाँ पर भी जो EU को वैसे इन्वाइट करते हैं, ऑल्दो EU इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। अब जो है G20 के अंदर क्या आ जाता है? तो G20 के अंदर एक तो EU आता है, EU के अलावा टर्की आता है, टर्की के अलावा अपना ये आता है, सऊदी आता है ना, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के अलावा इंडिया आता है, इंडिया के अलावा चाइना आता है, चाइना के अलावा जो है इंडोनेशिया आता है, इंडोनेशिया के अलावा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा मेहिको आता है ना। कितना कंट्रीज हो गए बताओ? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, चार और बचे है ना। तो एक शायद यूएई है ना, और यूएई के अलावा जो है जापान, जापान हो गया अपना, जापान गिन लिया अपन ने, है ना। फिलीपीन का श्योर नहीं हूँ, और देखते हैं और कौन कौन सी कंट्रीज है, ठीक है, बीच बीच में टेस्ट करते रहना चाहिए। ये देखो, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी नहीं हुआ है ना, तो जर्मनी आता है G7 के अंदर, इटली हो गया, जापान हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया। उसके अलावा क्या चीज़ है? रशिया। रशिया देखो, रशिया G8 के अंदर आ गया। रशिया के अलावा यहाँ पे ये G20 आ गया। G20 के अंदर ब्राज़ील नहीं गिना यार, ब्राज़ील इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्राज़ील को नहीं भूलना। उसके अलावा अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया को अपन ने देख लिया, चाइना को देख लिया, यूरोपियन यूनियन को देख लिया, इंडिया को देख लिया, सऊदी अरेबिया देख लिया, मेहिको देख लिया, इंडोनेशिया देख लिया, साउथ अफ्रीका भी नहीं गिना, साउथ अफ्रीका इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, साउथ कोरिया भी है यहाँ पर, साउथ कोरिया को भी नहीं गिना, टर्की को गिन लिया, समझ में आया, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज रह गई थी। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, अब देखते हैं भाई G7 G20 के बारे में पहले कुछ देखते हैं। तो ग्रुप ऑफ 20 इंटर गवर्नमेंटल फोरम है ये, है ना, जिसके अंदर 19 तो कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। परमानेंट सेक्रेटेरिएट है क्या? नहीं है। कहाँ पर बैठते हैं? हर साल रोटेट होता है। ट्रॉयका क्या चीज़ है? बिना देखे बताना चाहिए, बिना देखे बता दें तो वही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या बता रहा था मैं आपको? G20 के बारे में अपन देख रहे हैं। G20 के बारे में क्या देख रहे हैं बताओ मुझे? G20 के अंदर सबसे पहले बेसिक देखते हैं, परमानेंट सेक्रेटेरिएट कहाँ है? कहीं नहीं है। परमानेंट सेक्रेटेरिएट के अलावा जो है ट्रॉयका, अभी प्रेसिडेंटशिप किसके पास है? अभी प्रेसिडेंटशिप जो है इंडिया के पास है, ठीक है। इंडिया से पहले किसके पास थी? इंडिया से पहले इंडोनेशिया के पास थी। इंडिया से पहले इंडिया के बाद का क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ट्रॉयका जो है अपना रोल प्ले करता है। व्हाट इज ट्रॉयका? ट्रॉयका इज काइंड ऑफ अ रथ, ठीक है। ये एक चैरियट होता है जिसको जो है 3 हॉर्सेस पुल करते हैं। कितना हॉर्सेस पुल करते हैं? 3 हॉर्सेस पुल करते हैं। तो ये 3 हॉर्सेस का क्या है? ये ट्रॉयका जो है, ये G20 का ट्रॉयका बनाता है, जिसके अंदर 3 जो पहले का प्रेसिडेंट होता है, जो करंट प्रेसिडेंट होता है और जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होता है, ये तीनों जो है सिंह के अंदर G20 में काम करते हैं। समझ में आया? करंट प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया। पहले के प्रेसिडेंट कौन है? इंडोनेशिया। अब नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होंगे ये आपको बताना है। ऑप्शंस दे देता हूँ, चलो ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ। साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, मेहिको और जो है इंडोनेशिया। अरे इंडोनेशिया तो हो गया ना, चलो अभी आपको पता पड़ गया लास्ट 4 वाला। चलो ये 3 ही है, ठीक है, इन 3 में से कोई एक आपको ऑप्शन बताना, ठीक है। चलो फिर उसके अलावा क्या चीज़ है? ट्रॉयका वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे कुछ जो है बेसिक्स दे रखे हैं G20 के बारे में, जैसे कि जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो इकोनॉमीज़ हैं वो इसके अंदर आ रही है ना। 90% जो टोटल GWP है, ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो इसके अंदर अपन इंक्लूड कर लेते हैं। 75 to 80% जो इंटरनेशनल ट्रेड है इन कंट्रीज़ के बीच में ही होता है। 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन यही है। 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन आप समझो, 1/3 ग्लोबल पॉपुलेशन तो सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ के अंदर है, विच आर इंडिया एंड चाइना। अब इंडिया और चाइना के अलावा जो है 19 अदर नेशंस भी जुड़ गए, सॉरी गलत जवाब, 17 अदर नेशंस प्लस EU भी जुड़ गया, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है? ग्लोबल पॉपुलेशन वगैरह, हाफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। फाउंड कब किया गया था? 1999 के अंदर इसे फाउंड किया गया था। अब यहाँ पे ये तो 1999 के अंदर फाउंड किया गया था। G7 को कब ढूंढा गया था? G7 को 1975 में ढूंढा गया था, समझ में आया, ठीक है।
चलो, सिंस 2008 यहाँ पे कुछ और चीज़ें दे रखी है। सिंस 2008 इट हैज़ कन्वीन एटलीस्ट वंस अ ईयर विथ समिट्स इन्वॉल्विंग ईच मेंबर्स हेड ऑफ गवर्नमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक वगैरह बेसिक्स हैं, इनको आप देख सकते हो। चेयर रोटेशन की अगर बात करें तो चेयर रोटेशन मैंने आपको समझा दिया। अरे यहाँ पे तुमको ये दिख तो रहा ना। चलो, चेयर रोटेशन मैंने आपको समझा दिया कि भाई ये जो है हर कंट्री के अंदर एनुअली शिफ्ट होता है ना। और यूरोपियन यूनियन के पास नहीं जाती है प्रेसिडेंटशिप, बाकी सबके पास जाती है। असाइन टू वन ऑफ 5 ग्रुप वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई। ऑल कंट्रीज विद इन अ ग्रुप और आर एलिजिबल टू टेक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी व्हेन इट इज़ देयर ग्रुप्स टर्न। तो ये ग्रुप्स टर्न क्या चीज़ है एक्चुअली, इसको 5 डिफरेंट ग्रुपिंग के अंदर बांट रखा है G20 को, है ना। 5 डिफरेंट ग्रुपिंग के अंदर बांट रखा है। जैसे यूएन के अंदर भी, यूएनएससी के अंदर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है, अगर आपको पता हो तो। यूएनएससी के अंदर क्या है कि भाई यूरोपियन इस जो है यूरोप से यहाँ पे 2 प्लेयर मतलब 2 पर्सन आएंगे, ठीक है, 2 कंट्रीज आएगी नॉन परमानेंट मेंबरशिप के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो है नॉर्थ अमेरिका से इतना आएंगे, साउथ अमेरिका से इतना आएंगे, यहाँ से इतना आएंगे, यहाँ से इतना आएंगे। तो इस तरीके से सेम सिस्टम जो है यहाँ पर भी है। उसके अलावा क्या चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन की अगर अपन बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर G20 ऑपरेट्स विदाउट अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट, ये मैंने आपको बता दिया है ना। टेम्परेरी सेक्रेटेरिएट इनके एस्टैब्लिश होते हैं। करंटली इंडिया के अंदर जैसे आप देखो तो इंडिया में कहीं पर भी ऐसे पर से एक पर्टिकुलर जो है सेक्रेटेरिएट अपन ने नहीं बनाया, बल्कि 50 डिफरेंट लोकेशंस, मोर देन 50 इनफैक्ट, मोर देन 50 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अपन जो है इन डिफरेंट मीटिंग्स को कर रहे हैं, जिसके अंदर ट्रेड की लोकेशन अलग है, फॉरेन मिनिस्टर्स मीट अलग है ना। उसके अलावा एनर्जी की जो मिनिस्टर्स हैं उनकी मीट अलग है। तो ऐसे ऐसे रिगार्डिंग, ठीक है। उसके अलावा क्या 2023-24 के अंदर सबमिट जो है वो कौन होस्ट करेगा, सबमिट जो है ब्राज़ील होस्ट करेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख रखा है, ठीक है। उसके अलावा इन एडिशन टू दीज 20 मेंबर्स द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेवरल नेशन वगैरह, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। G20 के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक बार फटाफट से फिर से रिवीजन करते हैं। G7 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है। G7 के अंदर यहाँ पे देखो, G7 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है। G7 के अंदर US आ जाता है, उसके अलावा UK आ जाता है, कनाडा आ जाता है ना। कनाडा के अलावा जर्मनी आ जाता है, जर्मनी के अलावा फ्रांस आ जाता है, फ्रांस के अलावा जापान आ जाता है, और जापान के अलावा जो है यहाँ पर इटली आ जाता है। इटली के अलावा यहाँ पर EU को इंक्लूड करते हैं मीटिंग्स के अंदर, ऑल्दो G7 का मेंबर नहीं है EU, समझ में आया। G8 के अंदर क्या आता है, G8 के अंदर इन सारे के अलावा रशिया ऐड हो जाता है इनमें, तो वो G8 बन जाता है। उसके अलावा क्या चीज़ है, फिर G20 आता है। G20 के अंदर इंडिया आता है, इंडिया के अलावा चाइना आता है, चाइना के अलावा सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अलावा यहाँ पे साउथ कोरिया, है ना, साउथ कोरिया के अलावा ब्राज़ील, है ना, ठीक है। ये सारी नेशंस हो गए। ब्राज़ील के अलावा अर्जेंटीना, है ना, EU, ठीक है। और क्या है, सब हो गए। 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 2 और बज गए फिर से। अब कौन से बज गए देखो, यूरोपियन यूनियन वगैरह हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मेहिको नहीं गिना आपके बार अपन है, ठीक है, मेहिको और टर्की नहीं गिना, समझ में आप। चलो फिर देखते हैं आगे क्या है। क्रूड प्राइसेस देखो, ये है एक मज़ेदार न्यूज़ है। इस न्यूज़ के अंदर क्या है, पेट्रोल की प्राइसेस कम होने की उम्मीद नहीं है। अब नहीं है इससे क्या लेना देना भाई, वैसे भी नहीं थी। नहीं, पेट्रोल की प्राइसेस वैसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, लेकिन रिटेल मार्केट्स के अंदर कम नहीं होगी अभी, एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 क्वार्टर्स तक तो कम नहीं होने वाली। 3 से 4 क्वार्टर्स का मतलब है कि आप ले लो 1 साल, 1 ईयर, ठीक है। तो अब ये 1 ईयर के अंदर क्यों कम नहीं होने वाली, क्योंकि 2022 के अंदर अराउंड 50,000 करोड़, ठीक है, 50,000 करोड़ का लॉस हुआ था जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो कि क्रूड ऑयल वगैरह और जो भी जो यहाँ पे जो एलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सेलर्स हैं, रिटेलर्स वगैरह जो भी हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, जिस वजह से क्या हुआ, जिस वजह से जो है गवर्नमेंट ने बजाय, ठीक है, बावजूद इसके, ठीक है, बावजूद इसके कि जो है प्राइसेस कम हो रही है, उसके बावजूद भी रिटेल मार्केट के अंदर प्राइसेस कम नहीं करी, ठीक है। ऑल्दो इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, लेकिन उसके बाद भी अपन ने प्राइसेस कम नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे अगर ये 50,000 करोड़ अगर ये इसका लॉस जो है वापस इनको ये कवर नहीं कर पाए, तो ये जो है परमानेंटली शट हो जाएंगे, और उससे जितना बड़ा लॉस होगा वो इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा है, समझ में, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख लो एनालिस्ट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 2 to 3 क्वार्टर्स लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा क्या चीज़ें इनकर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। दिस शुड हेल्प देम पार्टली 50,000, ठीक है। तो पार्टली रिकू, इसके अंदर भी वो पार्टली ही उठा पाएंगे, ठीक है। कितने 50,000 करोड़ का जो उनका नेट लॉस हुआ है उसका, समझ में। खालिस्तान का ऊपर जो है वो सीन चल ही रहा है, ठीक है। ये रेगुलर जो है अभी यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, तो ये जो ट्राई कलर है अपना अपना जो झंडा है, कहाँ पर, लंदन के अंदर। तो लंदन के अंदर वहाँ पे जो उनकी हाई मतलब अपनी जो हाई कमीशन है वहाँ पर वो झंडे को वैंडलाइज वगैरह करने की कोशिश करी गई है। उसके अलावा हाई कमीशन के अंदर घुसने की कोशिश करी गई। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। क्यों चल रहा है ये? क्योंकि अभी आपको पता ही होगा कि वहाँ के जो अमृतपाल, ये अपन ने कल डील भी करा था, तो अमृतपाल जो उनके लीडर हैं, ठीक है, ये नए नए लीडर बने हैं। तो अब ये जो लीडर हैं इनके खिलाफ कुछ एक एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही है और अब इनको जो है अरेस्ट करने की बात हो रही है। तो पंजाब पुलिस जो है पूरे मैन हंट के ऊपर चल रही है इनको अरेस्ट करने के लिए, है ना, हेल बाउंड है इनको अरेस्ट करने के लिए। नाउ इसके रिगार्डिंग जो है वर्ल्ड ओवर अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें हो रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यहाँ पे कुछ एक चीज़ें दे रखी है, उसको अभी नीचे अपन डील करेंगे, है ना। खालिस्तान वगैरह ये सब यहाँ पे दे रखा है, वन लाइनर न्यूज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इक्वाडोर एंड पेरू के बारे में है। इक्वाडोर और पेरू का मैप आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? ठीक है, तो न्यूज़ देखो छोटी सी है, इक्वाडोर और पेरू के ऊपर न्यूज़ छोटी सी है। यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ है ना, ऑल्दो हीनेस है, 15 पीपल की डेथ हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है इक्वाडोर और पेरू का मैप अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बोथ एज पर पर्सपेक्टिव ऑफ एनसो, ठीक है। एनसो अभी एनसो की भी इतनी ज़्यादा बात हो रही थी, है ना। एनसो के अलावा और क्या चीज़ है, एनसो के अलावा ग्लोबल साउथ के अंदर इक्वाडोर और पेरू जो है वो ग्लोबल साउथ का भी पार्ट है ना। उसके अलावा अर्थक्वेक की न्यूज़ तो जो है अब जैसे टर्की के अंदर आया, अब सब लोग टर्की 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 पढ़ रहे हैं, ठीक है। इक्वाडोर और पेरू को हो सकता है अपन इग्नोर कर दें, है ना। तो उस केस के अंदर यूपीएससी क्या करेगा, यूपीएससी इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए मैप समझते हैं, मैप को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन नेशंस का मैप यूजुअली कोई डील नहीं करता है, तो अपन को तो करना ही है, ठीक है, और कोई करे नहीं करे। चलो यहाँ पे देखो, ये वाली जो कंट्रीज़ हैं दीज आर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। मैं जिन कंट्रीज़ के ऊपर नहीं लिखा हुआ है उनके ऊपर आपको यहाँ पे नाम बता रहा हूँ। तो आप अगर वहाँ पे जो है अगर रजिस्टर के अंदर ड्रॉ वगैरह करो, कुछ भी करो, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, या फिर एटलीस्ट खोल के भी देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ये देखो, ये तो जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पे ऊपर दिस इज़ मैक्सिको, है ना। और ये जो कोलंबिया दिख रहा है आपको, पहले यहाँ तक कोलंबिया हुआ करता था, ठीक है, अराउंड इधर तक कोलंबिया हुआ करता था। फिर यहाँ पे सीआईए, जो यूएसए की सीआईए है, उन्होंने कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करी, है ना, कू वगैरह करने की काफ़ी सारी कोशिश करी। फिर यहाँ पे निकारागुआ को अलग कर दिया, पनामा को अलग कर दिया, कोस्टा रिका को अलग कर दिया, है ना, इन सबको अलग कर दिया, और कोलंबिया यहाँ पे अलग रह गया। वेनेजुएला के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, वेनेजुएला रेगुलरली न्यूज़ में रहता है, बहुत ज़्यादा हैवी 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 इन्फ्लेशन है यहाँ पर। वेनेजुएला के अलावा यहाँ पे ये जो 3 कंट्रीज़ है ना, इन 3 कंट्रीज़ को अपन लैटिन अमेरिका के अंदर नहीं गिनते, ठीक है। ये भी इस मैप के अंदर नहीं दे रखा है, यहाँ पे समझ लो, ठीक है, फिर कंफ्यूज मत होना। लैटिन अमेरिका मतलब वो सारी कंट्रीज जिसके अंदर स्पेनिश या फिर पोर्चुगीज़ बोली जाती है ना। और इसके अंदर पूरा का पूरा साउथ अमेरिका आता है, एक्सेप्ट दीज 3 कंट्रीज, है ना। ये तीनों कंट्रीज जो है गुआना, सुरीनेम और फ्रेंच गिनिया, ठीक है, फ्रेंच गिना, ठीक है। इन तीनों कंट्रीज़ के अलावा जो है पूरा का पूरा ये साउथ अमेरिका आ जाता है। साउथ अमेरिका के अलावा यहाँ पे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, सारी की सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ आती है, सारी की सारी करेबियन कंट्रीज़ आती है, सारी सारी करेबियन कंट्रीज़ के अलावा मेहिको आता है, समझ में आए। तो ये जो सारे के सारे नेशंस हैं, दीज आर कलेक्टिवली नोन एज लैटिन अमेरिका, समझ में आया? होप क्लियर है, दिख तो रहा ना, विजुअल तो है, ठीक है। ये करेबियन है, करेबियन वही है, करेबियन सी, यहाँ पर इसके ऊपर मूवी भी है। और उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ जो एक क्रिकेट टीम है, वेस्ट इंडीज़, है ना। तो वेस्ट इंडीज़ वैसे कोई भी कंट्री नहीं है, वेस्ट इंडीज़ नाम की असलियत में कोई कंट्री है नहीं, है ना। वेस्ट इंडीज़ एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जो कि सारी सारी करेबियन कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर जैसे काफ़ी सारी हेटी है, जमाइका है ना, प्यूर्टो रिको वगैरह। चलो अब अपन किसका मैप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो इक्वाडोर का पढ़ने वाले हैं और पेरू का पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपको पता होना चाहिए, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट करंट जाती है, वार्म करंट, दैट इज़ हम्बन टोटा करंट। उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एल नीनो एंड ला नीना के अंदर, समझ में आया, ठीक है। और क्या चीज़ है यहाँ पर, ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील के अलावा यहाँ पर देखो इधर जो है बोलीविया है, इधर चिली है, इधर अर्जेंटीना है ना, और इधर जो है पैराग्वे है, ठीक है। उसके अलावा और क्या चीज़ है यहाँ पर देखो, चलो इस मैप के अंदर तो यही है। ये सब चीज़ें लिखी हुई नहीं थी, जो बता दी मैंने आपको, जो लिखी हुई है उनको अभी और भी देख लेंगे, बाकी देख लिया अपन ने, ठीक है। चलो
ये इक्वाडोर का मैप है, इसको एक बार ढंग से पढ़ते हैं। अभी तक क्लियर है, कोई डाउट वगैरह तो नहीं है? वैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलो 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 ऑलराइट, ये इक्वाडोर का मैप है। इक्वाडोर का मैप देखते हैं। यहाँ पर देखो ये एंडीज माउंटेन्स है। एंडीज माउंटेन्स के बारे में आपको पता ही होगा, न्यू फोर्ड माउंटेन्स है ना। एंडीज माउंटेन्स के अलावा देखो, एंडीज माउंटेन्स के अलावा इस मैप के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे साइड में आपको एक तरफ पैसिफिक ओशन मिलेगा, इधर गल्फ ऑफ ग्याकल मिलेगा, है ना। उसके अलावा और क्या चीज़ें यहाँ पे, इधर इक्वाडोर का नाम इक्वाडोर क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ से इक्वेटर पास होता है सिंपल सी बात है, ठीक है, लिटिल यही लॉजिक है। उसके अलावा यहाँ पे एक नेशनल पार्क वगैरह है, ये सब चीज़ें ठीक है, नॉर्मल है। नेशनल पार्क के अलावा यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं भाई यार। एक दो माउंटेन्स होने चाहिए थे, यहाँ पे माउंटेन्स के बारे में मेंशन नहीं कर रखा है ना। माउंटेन्स के बारे में मैं आपको बताऊँ क्या, देखो देखो हाँ, तो यहाँ पे एक तो कोटोपेक्सी और एक चिम्बोराजो है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं दोनों के दोनों, है ना। एक माउंट कोटोपेक्सी है एंड एक माउंट चिम्बोराजो है, ठीक है। माउंट कोटोपेक्सी एंड माउंट चिम्बोराजो, ठीक है। उसके अलावा और क्या चीज़ है, उसके अलावा और क्या चीज़ है, देखो भाई, मछला वगैरह ये सब होगी। यहाँ पे नीचे पेरू है, अब पेरू का मैप भी देख लेते हैं, ठीक है। अब इस मैप के अंदर देखो कैपिटल इसके लीमा है, लीमा कैपिटल के अलावा और क्या चीज़ है यहाँ पे, और एंडीज माउंटेन्स यहाँ पर भी आ ही रहे हैं, है ना। इधर एंडीज एंडीज इधर आ ही रहे हैं। एंडीज के अलावा और यहाँ पे क्या चीज़ है, एंडीज के अलावा इधर पैसिफिक ओशन है, यहाँ से मैंने आपको बता दिया हम्बन टोटा करंट या फिर पेरू चिली करंट बोलते हैं उसको, वो भी इधर है। अमेजॉन जंगल वैसे यहाँ पे इतना कुछ टच नहीं करता, अमेजॉन जंगल तो टच नहीं करता, लेकिन बोलीविया के साथ, ब्राज़ील के साथ, कोलंबिया और इक्वाडोर के साथ ये जो है अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। लेक टीटीकाका है यहाँ पे, तो लेक टीटीकाका को आप याद रख सकते हो। लेक टीटीकाका के अलावा और क्या चीज़ है, ठीक है, नापो रिवर वगैरह वो सब चीज़ें चल रही है। माउंटेन्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पेरू के अंदर ऐसा तो ऐसा कोई खास माउंटेन नहीं है, ऐसा कोई खास माउंटेन नहीं है, ठीक है। चलो ये सब चीज़ें आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं क्या क्या पढ़ा अपन ने। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, है ना। और वीडियो अच्छा नहीं लगे वीडियो को डिसलाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो जापान पीएम, ये जापान के जो पीएम आने वाले हैं, G7 G20 की मीटिंग के बारे में देखा, G7 कंट्रीज़ के बारे में देखा, G20 कंट्रीज़ के बारे में देखा। जो बाल बोधि ट्री था, बाल बोधि ट्री किसने लगाया था, लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था। कब लगाया था, 1964 में लगाया था। ऐसे टाइमलाइन टाइप के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है ना, कि बाल बोधि ट्री पहले लगा कि ये चीज़ पहले हुई, तो बाल बोधि ट्री जो है 1964 के अंदर लगा गया था। उसके अलावा क्या चीज़ है, G20 के अंदर अपन ने देख लिया इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, 19 कंट्रीज़ होती है, यूरोपियन यूनियन को भी इंक्लूड किया जाता है ना। और 1999 के अंदर इसको फाउंड किया गया था। G7 को 1975 के अंदर फाउंड किया गया था। उसके अलावा जो है 2008 वगैरह ये सब चल ही रहा है ना। परमानेंट सेक्रेटेरिएट अपन ने देख लिया, परमानेंट सेक्रेटेरिएट कहीं पर भी नहीं है, टेम्परेरी सेक्रेटेरिएट होते हैं कंट्री टू कंट्री। ट्रोइका के बारे में देखा, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील के पास अभी ट्रोइका है ना। उसके अलावा क्या चीज़ है, G7 G8 G20 कंट्रीज़ को देख लिया।
क्रूड प्राइस स्लम्प, ये वन लाइनर न्यूज़ थी। वन लाइनर न्यूज़ के अलावा यहाँ पे खालिस्तान का ये भी वन लाइनर न्यूज़ थी। इक्वाडोर और पेरू का मैप देखा अपन ने। इक्वाडोर और पेरू के मैप के अलावा लैटिन अमेरिका समझा, लैटिन अमेरिका क्या होता है। लैटिन अमेरिका के अलावा अपन ने यहाँ पे कोस्टा रिका, पनामा है ना, निकारागुआ, इन सबको देखा। यहाँ पे इधर पनामा कैनाल भी है ना। उसके अलावा और क्या चीज़ें यहाँ पे, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, कोलंबिया है ना, और यहाँ पर चिली, अर्जेंटीना है ना, परग्वे, इन सारी कंट्रीज़ को देख लिया। फिर उसके अलावा क्या है, ये रहा इक्वाडोर का मैप। इक्वाडोर के मैप के अंदर अपन ने दो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स को देखा, ठीक है। दोनों वॉल्केनिक माउंटेन्स है, एक का नाम है माउंट कोटोपैक्सी और दूसरे का नाम है माउंट चिम्बोराजो, है ना। इन दोनों के अलावा अपन ने क्या देखा, इन दोनों के अलावा अपन ने जो है यहाँ पे इक्वेटर यहाँ से निकलता है, उसको देख लिया अपन ने, है ना। नेपो रिवर वगैरह इधर है, नेपो रिवर, क्यूटो इसकी कैपिटल है। उसके अलावा एंडीज़ माउंटेन्स यहाँ से पास हो रहे हैं। एंडीज़ माउंटेन्स के अलावा और क्या अपन ने देखा, पेरू। पेरू के अंदर पेरू की कैपिटल क्या है, लीमा है ना। एंडीज़ माउंटेन्स यहाँ से भी पास हो रहे हैं। यहाँ पे एक जो है इंपॉर्टेंट लेक है, लेक टिटिकाका, क्या नाम है, लेक टिटिकाका, है ना। बोलीविया उसके जस्ट पास में, बोलीविया की कैपिटल लापास। उसके अलावा और क्या चीज़ है, यहाँ पे माद्रे दे दोइस रिवर है ना। जंगल, ये अमेज़ॉन जंगल वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। अमेज़ॉन रिवर जो है उस वो भी थोड़ा बहुत यहाँ से नापो रिवर वगैरह जाती, तो उसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। और क्या चीज़ है, चिली वगैरह देख लिया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो NSE, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, इनके ऊपर है। तो छोटी सी न्यूज़ है। अभी क्या है, अडानी जो है उन्होंने अभी तक इनके शेयर्स को इन्होंने अभी तक उनके शेयर्स को लिस्ट कर रखा है। तो इसके ऊपर जो पॉलिटिकल कुछ भी खेल चलता रहता है, तो वो खेल चल रहा है। अब यहाँ पे जो सीन है, देखो इसको समझना। NSE क्या चीज़ है, NSE एंड BSE, ये दो चीज़ें हैं। देखा, मैं भी जिद्दी हो गया हूँ। NSE एंड BSE, ये दो चीज़ें हैं। NSE क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ना, इसको समझना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बॉम्बे के अंदर ही है। BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी बॉम्बे के अंदर ही है। उसके अलावा NSE का एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है, जिसके अंदर वो टॉप 50 कंट्रीज़ को लिस्ट करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, निफ्टी 50 बोलते हैं इसको, है ना। और निफ्टी के अलावा और क्या चीज़ होती है, BSE का भी एक जो है बहुत प्रोमिनेंट इंडेक्स होता है, जिसके अंदर वो टॉप 30 कंट्रीज़ को एक साथ लिस्ट करते हैं, जिसके अंदर कौन कौन सी होती है, सेंसेक्स होता है, समझ में, ठीक है। निफ्टी के और भी सारे हैं, लेकिन निफ्टी 50 बहुत ज़्यादा फेमस है ना। वैसे ही सेंसेक्स के भी थोड़े बहुत है, ठीक है। तो ये BSE NSE देख लिया। मोस्ट प्रोमिनेंट कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये फर्स्ट भी है एशिया का, पूरे एशिया का फर्स्ट जो है स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। उसके अलावा क्या चीज़ है, वैंडलिज्म, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया की कुछ एक न्यूज़ दे रखी है। इस न्यूज़ के अंदर यहाँ पर जो है इनके ये जो डिप्लोमेट है, इन्होंने बात करी सुहासिनी यादव मैम के साथ, और वो जो है उन्होंने कुछ डिस्कशन करा। बहुत ज़्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मल्टीपल बार अपन इन सारे डिस्कशंस को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। समझ में, कुछ भी खास नहीं। खालिस्तान वगैरह ये वैसा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। कभी अपन पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा, है ना। उसके अलावा क्या चीज़ है, बैकग्राउंड रेडिएशन हायर इन केरला बट नो रिस्क। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था मोनाजाइट वगैरह के बारे में। तो मोनाजाइट सैंड्स के अंदर क्या मिलता है, मोनाजाइट सैंड्स के अंदर जो है थोरियम मिलता है ना। क्या मिलता है मोनाजाइट सैंड्स में, मोनाजाइट सैंड्स में जो है थोरियम मिलता है। अब यहाँ पे थोरियम और मोनाजाइट सैंड्स वगैरह के बारे में को दे रखा है कि एक स्टडी हुई थी, कब हुई थी, 1980s के अंदर हुई थी, है ना। मैं बताता हूँ कब हुई थी। यहाँ पे लिखा हुआ तो था यार, चलो देखना आप, ठीक है। तो 1980s के अंदर कभी हुई थी, है ना। तो वो स्टडी हुई थी। उस स्टडी के अंदर ये था कि केरला के अंदर एक रीजन है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम छावारा रीजन है ना। ये छावारा रीजन वैसे कहाँ है, तो ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। तो इस कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर जो है कुछ रेडिएशन वगैरह के एविडेंसेस वगैरह मिले थे। अभी भी यहाँ पर रेडिएशन है क्या, हाँ अभी भी रेडिएशन है, लेकिन ये जो गामा रेडिएशन है, तो ये जो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो कोई भी रेडियो एक्टिव मिनरल्स वगैरह होते हैं, उनसे एमिट होती है ना, उनसे एमिट होती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, ठीक है। ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, क्योंकि ये जो गामा रे होती है, गामा रे वैसे भी किसी भी
आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट उठा लो, कोई सी भी चीज़ उठा लो, उससे थ्रू एंड थ्रू पास हो जाएगी, समझना है, थ्रू एंड थ्रू पास हो जाएगी, ठीक है। ऐसी ही एक चीज़ जो है अपन वहाँ पर भी पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक के अंदर भी पढ़ेंगे, जो अपना न्यूट्रिनोज, इसके ऊपर पहले क्वेश्चन भी आ चुका है मेरे ख्याल से प्री में, है ना, जो कि क्या होते हैं, अर्थ से थ्रू एंड थ्रू पास होते रहते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, ये तो चीज़ है। अब यहाँ पे इन्होंने स्टडी करके बताया कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा एक, यहाँ देखो इधर लिख रखा होगा कहीं पर, नहीं 1986 कब हुई थी स्टडी, 1986 के अंदर हुई थी, ठीक है। अब देखो, अब जो है अनटिल एंड अनलेस कंसंट्रेटेड जो है एक इशू आता है, समझ में आए, कंसंट्रेटेड कहीं ना कहीं अगर ये लगेगी, गामा रे वगैरह लगेगी तो बात अलग होगी, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड नहीं है तो फिर इशू नहीं आएगा। जैसे इसका क्या मतलब है, जैसे आप एक फायर का एग्जांपल समझो, एक जगह पे आग लग रही है ना, एक जगह पे आग लग रही है, अब आप लोग जो है हाथ सेक रहे हो, हाथ ताप रहे हो, ठीक है, इसमें क्या है, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अगर जो है किसी ने उसके ऊपर एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया और फिर आपको उसके सामने बिठा दिया, तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा, समझ में आया, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड रेज आएगी जो कि आपके मतलब जो है स्कल के अंदर छेद भी कर सकती है, ठीक है। तो गामा रेज वगैरह ये सारी चीज़ों में, गामा रेज जो है वैसे पास हो जाती है अनऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है, थ्रू मैटर, दो एक्सट्रीमली एनर्जेटिक होती है, दे आर हार्मलेस अनलेस प्रेजेंट इन लार्ज कंसनट्रेटेड डोजेज। सो लार्ज कंसनट्रेटेड डोजेज अगर नहीं हो तब तो फिर जो है उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। उसके अलावा क्या चीज़ है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यार ये जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स की बात हो रही है, जैसे कि थोरियम, तो ये थोरियम है कहाँ पर, इधर है थोरियम, ठीक है। थोरियम एक्टिनाइट सीरीज़ का एक पार्ट है, ठीक है, एक्टिनियम यहाँ पे ये दे रखा है। उसके अलावा यहाँ पर और कौन सा है, यहाँ पर यूरेनियम और प्लूटोनियम भी है, समझ में। अब ये आपको पता ही होगा कि ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ कहाँ पर लगती है, ये सीरीज़ यहाँ पर लगती है, एक्टिनाइट सीरीज़ इस जगह पर लगती है, लैंथेनाइट सीरीज़ इस जगह पर लगती है, और इनके आगे जो है ये पूरी पूरी सीरीज़ दे रखी है। लैंथेनाइट सीरीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंथेनाइट सीरीज़ के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इसके अंदर रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं, है ना। एक्टिनाइट सीरीज़ के अंदर ये लैंथेनाइट सीरीज़ है। इस लैंथेनाइट सीरीज़ के अंदर अपन किस किस को पढ़ चुके हैं, तो प्रोमीथियम को पढ़ चुके हैं, है ना। प्रोमीथियम के अलावा यूपीएम को पढ़ चुके हैं, यूपीएम के अलावा अपन किसको पढ़ चुके हैं बताओ, ये देखो डायसोपियम को पढ़ चुके हैं, है ना, ठीक है। थूलियम को पढ़ चुके हैं, थूलियम के अलावा यूट्रियम को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इन सबको देख चुके हैं। फिर अब अब देखते हैं आगे क्या है। मोनाजाइट, मोनाजाइट के अंदर देखो यहाँ पे मोनाजाइट के बारे में कुछ कुछ बेसिक चीज़ें दे रखी है। यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह होते हैं। ये पेन ढंग से काम नहीं कर रहा है यार, फालतू में इधर उधर कुछ ना कुछ करता रहूँगा, कोई मतलब नहीं है। चलो क्या बता रहा था मैं आपको, लैंथनम वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंदर इनका जो भी है अभी भी ढंग से काम नहीं कर रहा, कोई मतलब नहीं है। तो भाभा आपने सुना ही होगा, भाभा के बारे में, अपने बहुत प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे, ठीक है। इनके नाम पर एक न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टीट्यूट भी है, तो वो सब इनको हैंडल करता है। उसके अलावा क्या चीज़ है, ग्रेनाइट वगैरह ये सब, शिस्ट वगैरह बेसिक चीज़ें दे रखी है, इनको आप पढ़ सकते हैं, शिस्टनीस वगैरह। और जो है वर्ल्ड की यहाँ पर कुछ न्यूज़, तो ये अपन इक्वाडोर और पेरू वाली देख चुके हैं। इक्वाडोर पेरू के अलावा जो सीरिया और यूएई है, इनके जो प्रीमियर्स हैं, इन दोनों की मीटिंग हुई है। उसके अलावा कोसोवो और सर्बिया की बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्स हो रही थी, कल अपन ने इनको डिस्कस करा था, लेकिन ये फेल कर गई है, ये सक्सीड नहीं हो पाई है, समझना है। अब ये जो कोसोवो और सर्बिया की जो टॉक्स थी, ये टॉक्स किसकी थी, वेल समझते हैं कोसोवो और सर्बिया है कहाँ पे। कोसोवो और सर्बिया जो है अपने आप में क्या, वैसे ही कोसोवो और सर्बिया जो है ये बाल्कन नेशंस हैं। जैसे बाल्टिक नेशंस अपन ने टाइम एंड अगेन पढ़े हैं, वैसे बाल्कन नेशंस है। बाल्कन नेशंस के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है, तो यहाँ पर देखो बुल्गारिया आता है। बुल्गारिया के अलावा इधर देखो, यहाँ पर ये जो है रोमेनिया हो गया, है ना, ये पता नहीं यार कौन सी कंट्री, मुझे याद नहीं है। उसके अलावा जो है इधर ये टर्की वैसे इसके अंदर आता नहीं। ग्रीस आ गया, ग्रीस के अलावा नॉर्थ मैसेडोनिया आ गया, अल्बेनिया आ गया, मॉन्टीनीग्रो आ गया, कोसोवो आ गया, सर्बिया आ गया, बोस्निया हर्जोगोविया आ गया, है ना, क्रोएशिया आ गया, क्रोएशिया के अलावा स्लोवेनिया आ गया, ठीक है। ये सारी कंट्री जो है यहाँ पर, ये कंट्री इसके बारे में भी देखेंगे, है ना, ये कंट्री भी इंपॉर्टेंट है और ये यूगोस्लावियन कंट्री है। अब इसमें से यूगोस्लाविया क्या है, इसको समझो। ये जो कंट्रीज बताई इनमें से यूगोस्लाविया क्या है, तो ये सारा जो रीजन है, कैसे अब दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ, ये सारा जो रीजन है, ठीक है,
जिसके अंदर स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्गोविनिया, है ना, सर्बिया, मोंटीनीग्रो, कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया, ये सारी जो कंट्री आ गई, अल्बानिया को नहीं गिनेंगे, है ना, अल्बानिया के अलावा ये सारी जो कंट्री आ गई, और यहाँ पे एक ये अलग सा नाम है इसका, वॉजवेदोनिया, ठीक है। ये जितनी भी सारी कंट्रीज़ है, ये सारी कंट्रीज़ 1990 के अराउंड जो है एक नेशन हुआ करती थी, जिस नेशन का क्या नाम था, जिस नेशन का नाम था यूगोस्लाविया, है ना। फिर क्या हुआ, फिर जो ये यूगोस्लाविया है, ये यूगोस्लाविया टूट गया और ये इन अलग अलग नेशंस के अंदर बढ़ गया। इसी के रिगार्डिंग आपने कभी जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अगर पढ़ी है, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपने सुना होगा बाल्कनाइजेशन। क्या सुना होगा? बाल्कनाइजेशन, है ना, ठीक है, बाल्कनाइजेशन। तो बाल्कनाइजेशन क्या चीज़ होती है? बाल्कनाइजेशन जो है वो इसी उसका यही मतलब होता है कि कंट्री जो है अलग अलग एथनिक क्लासेस के ऊपर, एथनिक बेसिस के ऊपर टूट जाती है। तो ये खूब सारे एथनिक बेसिस हैं, ऑल दो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है ना। तो सर्बिया जो है, सर्बिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है, क्योंकि सर्बिया का जो है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, सॉरी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो है कहीं ना कहीं सर्बिया की वजह से ही वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई थी। आप इस तरीके से इसको देख सकते हो, ठीक है। और क्या चीज़ें, ऑल दो मल्टीपल अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। एड्रियाटिक सी, यहाँ पर एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी के अलावा यहाँ पर आयोनियन सी है, आयोनियन सी के अलावा जो है यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, ये इधर एजियन सी है ना, ब्लैक सी वगैरह, ये सारा एरिया होगा। अब देखते हैं एक बार सीरिया का मैप। सीरिया के मैप से पहले ये जो ट्रीटी थी सर्बिया और कोसोवो के बीच में, ये ट्रीटी क्या थी? एक ओपन बाल्कन बनाने की बात थी, जिसके अंदर दोनों ही कंट्री, दोनों ही पार्टी जो है वो ट्रेड वगैरह को और ज़्यादा इंटीग्रेट करने वाली थी, ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं। देन देखो सीरिया का मैप दे रखा है, सीरिया का मैप अपन टाइम एंड अगेन पढ़ चुके हैं। सीरिया के मैप के अंदर क्या क्या चीज़ है? एंटी लेबनन माउंटेन्स, एंटी लेबनन माउंटेन्स के अलावा डमस्कस इसकी कैपिटल है, डमस्कस के अलावा सीरियन डेजर्ट जो कि सीरिया एंड जॉर्डन दोनों के बीच में आता है ना, सॉरी इराक के बीच में आता है। इराक यहाँ पे दे रखा है, जॉर्डन इधर है, जॉर्डन के अलावा यहाँ पे गोलन हाइट्स वाला रीजन है जो कि इसराइल ने कब्जा रखा है, सीरिया इसके ऊपर क्लेम करता है। इधर दर्रा है, दर्रा इंपॉर्टेंट है, दर्रा के अलावा लेबनन यहाँ पर है, लेबनन के अलावा और क्या है? मेडिटेरेनियन सी को ये टच करता है सीरिया। एलेप्पो के बारे में टाइम एंड अगेन क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, एलेप्पो इंपॉर्टेंट भी है। एलेप्पो यहाँ की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है ना। कैपिटल क्या है? डमस्कस है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी कौन सी है? एलेप्पो है। उसके अलावा क्या है? यहाँ पर खाइबर रिवर है, खाइबर रिवर के अलावा लेक अल असद है ना, लेक अल असद। लेक अल असद के अलावा यहाँ पर बिश्री माउंटेन्स है, बिश्री माउंटेन्स के अलावा होम्स एक इंपॉर्टेंट सिटी है, इसको देख सकते हो। क्वेश्चंस को डील करते हैं। क्वेश्चंस को डील करने से पहले एक बार रिवीजन करेंगे। इससे पहले वाला अपन ने पढ़ लिया था पेरू वगैरह। एनईसी के बारे में अपन ने बेसिक देख लिया, निफ्टी वगैरह लाता है, बीएससी वगैरह अपन ने देख लिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, वैंडलिज्म वगैरह, इन सारी चीज़ों को अपन ने देख लिया। बैकग्राउंड रेडिएशन के अंदर थोरियम अपन ने देखा कि मोनाजाइट सैंड्स के अंदर थोरियम मिलता ही है, उसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स भी मिलते हैं और कुछ और अदर रेडियो एक्टिव मिनरल्स भी मिलते हैं, है ना। रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो लैक्टानाइट सीरीज़ के अंदर आते हैं, इनको अपन ने अभी देखा, है ना। इस गामा रेज जो ये एमिट करते हैं, तो गामा रेज का कंसनट्रेटेड अगर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर और कंसनट्रेटेड अगर वो नहीं हो तो इतना ज़्यादा हार्म नहीं करती है, ठीक है। और लैंथेनाइट सीरीज़ ये अपन ने देख ली, जिसके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, बार बार रेयर अर्थ मिनरल्स का नाम आता रहता है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे रेडियो एक्टिव मिनरल्स जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के अंदर भी काम आता है, जैसे कि थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम, है ना। फिर यहाँ पे ये जो है ये मोनासाइट वगैरह के बारे में कुछ बेसिक दे रखा है, इसको आपको पढ़ना चाहिए, है ना। वर्ल्ड वगैरह, कोसोवो साइन, ये सब अपन ने देख चुके हैं। कोसोवो सर्बिया की ट्रीटी होने वाली थी। कोसोवो साथ में कौन कौन सी कंट्री है? स्लोवेनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, बॉस्निया हर्गोविनिया हो गया, है ना। उसके अलावा मोंटेनीग्रो, कोसोवो और नॉर्थ मैसेडोनिया, सर्बिया और यहाँ पर जो है अभी यार इसका कॉवी जो ऐसा कुछ नाम है, अलग सा नाम है, अभी देखते हैं इसका नाम, ठीक है। विश्व माउंटेन्स वगैरह ये सब हो गया। चलो क्वेश्चन देखते हैं, अभी देखते हैं उसका नाम, क्योंकि अभी आएगा क्वेश्चंस में, है ना। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे थे। सबसे पहला मत्स्य हैज़ बीन इन न्यूज़ लेटली। मत्स्य हैज़ बीन इन न्यूज़ लेटली, व्हाट इज इट? क्या चीज़ है? इट इज़ अ डीप सी फिश विच हैज़ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। नहीं, इसके रिगार्डिंग कल अपन ने कुछ पढ़ा था, लेकिन क्या वो जो है एक डीप सी फिश थी जिसका नाम मत्स्य था? नहीं, वो एक क्रैब था। क्या था? क्रैब था, जिसका नाम था हॉर्स शू क्रैब,
है ना। इस हॉर्स शू क्रैब के अलावा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यू पॉलिसी ऑन फिशिंग एंड अलाइड इंडस्ट्रीज, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा सब मरीनर फॉर एक्सप्लोरिंग, इसको होल्ड करते हैं नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, नहीं ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाए, असम मरीनर फॉर एक्सप्लोरिंग डीप सी एंड ओशियन बायोडाइवर्सिटी। कल ही मैंने आपको बताया है कि 6000 मीटर्स की डेप्थ तक ये जाएगा, है ना। और इंडियन नेवी जो है इसके अंदर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करने के अंदर हेल्प कर रही है। इसरो ने यहाँ पर जो टाइटेनियम से बना है ये, ठीक है, टाइटेनियम एलॉय का ये जो बना है, ठीक है, सबमरीनर, इसको बनाने में इसरो ने बहुत अपना इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। उसके अलावा ये किसके अंदर मदद करेगा, तो ओशियन बायोडाइवर्सिटी के अंदर, और वहाँ पर जो ओशन मैप है, ठीक है, ओशन फ्लोर है, उसको एक बार देखने में समझने में उन सारी चीज़ों में अपना बहुत ज़्यादा काम आएगा। कंसिडर फॉलोइंग, यहाँ पर देखो कार्माडिक टोंगा ट्रेंच, कार्माडिक टोंगा ट्रेंच क्या ओशिनिया में है, हाँ ये ओशिनिया में है, ये न्यूजीलैंड के पास में है, ठीक है। अल्यूशियन ट्रेंच जो है क्या ये बेरिंग सी में है, बिल्कुल ये बेरिंग सी में है, ये जो है ये अलास्का के पास में है, इसके यहाँ पर बेरिंग सी है, ठीक है। मेंडानो ट्रेंच जो है क्या वो तस्मान सी में है, नहीं ऐसा नहीं है, तस्मान सी कहाँ पर है, अंडरस्टैंड, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज तस्मानिया, दिस इज न्यूजीलैंड, है ना। और यहाँ पर कोरल सी है, इधर तस्मान सी है, इधर जो है फिलीपींस है, इधर पहले तो जो है इंडोनेशिया और तैमूर लिस्ते, और उसके अलावा जो है यहाँ पर एक और न्यू गुनिया वगैरह, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ हैं, न्यू गुनिया, पापुआ न्यू गुनिया, ये सारी कंट्रीज़ हैं, है ना। फिर यहाँ पर बोर्नियो है, फिर बोर्नियो के बाद में यहाँ पर फिलीपींस है। मिंडानो ट्रेंच का ही दूसरा नाम फिलीपीन ट्रेंच है, ये कल मैंने आपको बताया था, है ना। मिंडानो ट्रेंच का ही दूसरा नाम क्या है, फिलीपीन ट्रेंच है, और ये कहाँ है, ये यहाँ है फिलीपीन सी में, तो तस्मान सी ये गलत हो गया। सिर्फ 2 ऑप्शन से सही हैं, तो ओनली 2 पेयर्स, समझ में आया, ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा, सेकंड का बी। उसके अलावा कंसिडर फॉलोइंग, एक सेकेंड रुकना, देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग, गगनयान विल बी लॉन्च्ड बाय जीएसएलवी मार्क 3 फॉर एन ऑर्बिट एट हाइट ऑफ 400 किलोमीटर्स। यस, गगनयान के बारे में कल अपन ने पढ़ा था, कब पढ़ा था, जब अपन यही ऊपर मत्स्य वाला आर्टिकल देख रहे थे, तब अपन ने गगनयान के बारे में भी पढ़ा था, है ना। क्योंकि आर्टिकल में क्या दे रखा था कि एक तो अपन जो है समुद्रयान यहाँ पे नीचे जाएंगे, और एक जो है गगनयान अपन ऊपर जाएंगे आसमान में, समझ में आया, ठीक है, आकाश में। तो यहाँ पे देखो गगनयान के बारे में अपन ने देखा कि 400 किलोमीटर की ऑर्बिट पर ये जाएगा, जीएसएलवी मार्क 3 इसको लॉन्च करेगा। जीएसएलवी क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, है ना। 3 जो है पर्सन जाएंगे, 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे। फर्स्ट टाइम इंडिया जो है इंडिजीनियसली ऐसा कुछ करने वाला है, 3 डेज का ये होगा। इसके अंदर अपन ने इसके चैलेंजेस वगैरह डिस्कस करे थे, इसके बेनिफिट्स वगैरह डिस्कस करे थे, जिस किसी को भी याद हो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर बताओ, है ना। कारमान लाइन के बारे में यहाँ पर वैसे अपन ने पढ़ा नहीं है, ज्योग्राफी के अंदर आता है, इसके मैंने कुछ वो क्लास होने वाली थी लेकिन वो कैंसिल हो गई थी, तो जो है कारमान 9 इसके मैं कुछ नोट्स वगैरह आपको शेयर कर दूंगा। अब देखो इसके बारे में बेसिक कुछ समझाता हूँ मैं आपको, और कारमान 9 का वैसे कल मैंने एक पासिंग रेफरेंस कल भी दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कारमान 9 क्या चीज़ है। अब एक्चुअली आपने कई बार सुना होगा कि अपना जो आउटर स्पेस है वो 3200 किलोमीटर का है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है। इसकी जब भी आप डेटा पढ़ोगे ना आउटर स्पेस का, तो जैसे जीसी लियोंग में कुछ लिखा हुआ है, ओल्ड जो अपनी ये 11th क्लास की एनसीईआरटी, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ जो छोटी वाली एनसीईआरटी है 6th 7th 8th की, वहाँ पर कुछ और चीज़ लिखी हुई है, कोई और जो किसी कोचिंग का नोट्स वगैरह होंगे वहाँ पर कुछ और चीज़ लिख रखी है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी क्लियर डेफिनेशन अभी तक है नहीं, समझना है। वैसे 3200 किलोमीटर माना जाता है कि भाई ये आउटर लाइन है एग्जॉस्फेयर की, लेकिन उससे पहले ही अपन कई बार स्पेस शुरू हो जाता है, इसको मान लेते हैं, और उस लाइन को कारमान लाइन कहते हैं। ये कारमान लाइन जो है ये 100 किलोमीटर्स के ऊपर आती है, कितने के ऊपर आती है, 100 किलोमीटर्स के ऊपर आती है। अब ये 100 किलोमीटर्स के अंदर इसको क्यों गिनते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो जब अपन ओशियन का क्लासिफिकेशन करते हैं कंपोजिशन के बेस पर, और उसके कंपोजिशन के अंदर, और उसके अंदर भी किस बेस पर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। तो जब अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, 2 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, टेम्परेचर के बेस पर और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। जब केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर होता है तो यहाँ पर 2 जोन्स आते हैं, सिर्फ 2 जोन्स, एक होमोजीनस जोन होता है और एक हेट्रोजीनस जोन होता है। तो जो हेट्रोजीनस जोन होता है उसके अंदर बहुत कम गैसेस बचती हैं, जो लार्जली जितनी भी गैसेस हैं, ठीक है, लार्जली जितने भी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर वो 32 किलोमीटर्स के अंदर अंदर ही है, समझ में, ठीक है। एटमॉस्फेयर के मतलब अपन ज़मीन से ऊपर 32 किलोमीटर्स के अंदर अंदर ही है सारी की सारी गैसेस, है ना। अब क्या चीज़ है,
अब इसके ऊपर जो है उन्हें हेट्रोजीनस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग गैसेस अब यहाँ पर भी है, लेकिन वो सारी की सारी एक बराबर रहती है ना, एयर जिसको अपन कहते हैं, तो वैसे मिलजुल के रहती है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा अपन को डिफरेंस वगैरह मिल जाता है, क्योंकि हैवी गैसेस लाइटर गैसेस है। अब समझो, और गैसेस है भी कम। अब समझो यहाँ पर ये जो 32 किलोमीटर से ऊपर भी अपन और जाते हैं, तो इसके बाद एक लाइन एक ऐसी आती है जिसके अंदर लार्जली सारी की सारी ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है, डस्ट पार्टिकल्स खत्म हो जाते हैं, वाटर वेपर खत्म हो जाता है, सब कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट। अभी अपन जब ज्योग्राफी की क्लास उसको लेंगे, है ना, कब है ज्योग्राफी की क्लास? ज्योग्राफी क्लास होगी थर्सडे को, ठीक है। तो थर्सडे को जो ज्योग्राफी की क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे वाटर वेपर है ना, उसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स है, उसके अलावा जो है ओजोन वगैरह है, तो ये लार्जली एक पॉइंट पर ख़त्म हो जाती है। और 100 किलोमीटर्स का अपन ने यहाँ पे एक होराइजन टाइप पॉइंट बनाया है, जिसे अपन कारमान लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कारमान लाइन कहते हैं। इस कारमान लाइन के ऊपर वैसे अपन स्पेस मान लेते हैं। तो लार्जली जितनी भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं, ठीक है, काफ़ी सारी जो अलग अलग सैटेलाइट्स हैं, वैसे सैटेलाइट्स के अलग अलग ऑर्बिट्स भी होते हैं। वो साइंस एंड टेक के अंदर मेरे ख्याल से आमिना मैम आपको बताएंगे। तो सैटेलाइट्स के लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट, है ना। तो ये सारी की सारी जो है ये ऑर्बिट्स होती है। तो खैर ये तो जो होती है, कारमान लाइन के ऊपर भी अपन सैटेलाइट्स वगैरह लगा देते हैं आराम से। ये जो जाने वाले हैं ये कारमान लाइन से 300 किलोमीटर और ऊपर जाने वाले हैं, समझ में आया? ठीक है, मार्क्स, आउटर स्पेस वगैरह ये सब चीज़ होंगी। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तो गगनयान पहला स्टेटमेंट सही हो गया, कारमान लाइन वाला सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो गया, है ना। तो बोथ 1 and 2, सी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ कोविड इन्फेक्शन। इसमें से कौन सा कोविड इन्फेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है? तो ये सारे आपके ऑप्शन हैं, ACE2 रिसेप्टर्स, टी सेल्स, Cas9 और मैगलिन। ठीक है, तो अब इसके अंदर टी सेल्स तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन ही वीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे अपन क्वेश्चन को ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ACE2 रिसेप्टर्स के अंदर बार बार अपन पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि ACE2 रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ACE2 रिसेप्टर जो कोविड-19 के जो कोरोना वायरस होता है, इसके जो यहाँ पर क्राउन होता है, ठीक है, इसके जो स्पाइक्स होते हैं, उन स्पाइक्स के साथ में क्या होते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, और वो जो है इस वायरस को एक वे इन प्रोवाइड करते हैं सेल के अंदर, समझ में आया? तो ACE2 रिसेप्टर्स ही प्रोवाइड करते हैं। तो ACE2 रिसेप्टर्स आ गया। टी सेल्स अब ऑटोमेटिकली आ चुका है। टी सेल्स के बारे में कल भी अपन ने पढ़ा था कि दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक किलर सेल्स होते हैं, एक हेल्पर सेल्स होते हैं। दोनों ही कहाँ होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं, समझ में आया? ठीक है, दोनों ही कहाँ होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इम्यूनिटी के अंदर। Cas9 के ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। Cas9 एक तरीके का प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक तरीके का प्रोटीन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट के अंदर ये भी इम्यूनिटी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कब समझेंगे? साइंस एंड टेक के अंदर डिटेल में इन सबको अलग अलग से भी समझेंगे। मैगलिन के बारे में मैंने आपको बताया, मैगलिन एक डीकमीशन्ड सैटेलाइट है, कल अपन ने इसके बारे में पढ़ा था। मैगलिन क्या है? एक डीकमीशन सैटेलाइट है। जिस डीकमीशन सैटेलाइट ने क्या ढूंढा है? जिस डीकमीशन सैटेलाइट में ये ढूंढा है कि वीनस के सरफेस के ऊपर अभी भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही है। और कल मैंने आपको मैप और फोटोज़ वगैरह कुछ दिखा के समझाया था नासा की, है ना। उसके अलावा ये जो है कब डीकमीशन हो गया था? तो 1994 के अंदर ही डीकमीशन हो चुका है ये। और अब उसके बाद लेकिन स्टडीज़ तो हो ही रही है, तब से लेकर अभी तक ऐसा तो है नहीं कि स्टडीज़ बंद हो गई, स्टडीज़ तो अभी भी हो ही रही है। वीनस के बारे में बेसिक मैंने आपको कुछ आइडिया भी बताया था कि जैसे ये 177 डिग्रीज का इसका जो है वो टिल्ट है, अपना कितने का? 23.4 डिग्री का है, इसका कितने का? 177 डिग्रीज का, है ना। तो नियरली उल्टा है, पूरा का पूरा ही उल्टा है, समझ में आया? तो इसीलिए जब ये चलता है तो ये कैसे चलता है, अपन सब कैसे चलते हैं, अपन मतलब रिवॉल्व कैसे होते हैं सन को, अपन जो है यहाँ से यहाँ जाते हैं, समझ में आया? मतलब रेट्रोग्रेड जाते हैं, सॉरी हाँ रेट्रोग्रेड जाते हैं। और ये कैसे जाता है? ये प्रोग्रेड जाता है, नहीं उल्टा बोल दिया, अपन प्रोग्रेड जाते हैं, ये रेट्रोग्रेड जाता है। ठीक है, सिर्फ दो ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि उल्टे जाते हैं, विच आर वीनस एंड यूरेनियस। ठीक है, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। यूरेनियस का टिल्ट कितना है? ठीक है, यूरेनियस का जो टिल्ट है, यूरेनियस का टिल्ट अराउंड 88 डिग्रीज का है। ठीक है, अपना कितना है? 23 का है, इनका कितने का? 88 का है। तो ये कितने का एंगल बना रहा है? 2 डिग्रीज का, है ना, समझ में आया? और अपन कितने का बना रहे हैं? अपन 66.5 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, समझ में आया? चलो, तो मैगलिन तो एक वीनस की सैटेलाइट हो गई, इसका कोविड-19 के अंदर कोई रोल आता नहीं है, तो मैगलिन जो है वो गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 आपके ऑप्शन सही होंगे। 1, 2, 3 किसके अंदर है? सी के अंदर है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सी। फिर क्या चीज़ है? वेयर इज माउंट मेरापी लोकेटेड? माउंट मेरापी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में, इटली में, पेरू में, या फिर यूएसए में? यूएसए में माउंट शास्ता वगैरह है, ठीक है, माउंट शास्ता है, माउंट किनले है ना। ये सारे मतलब माउंट मेरापी क्या है? वॉल्केनिक माउंटेन है ना। तो ऐसे और भी हैं, खूब सारे हैं,
उनको जब अपन और इसका यूएसए का मैप वगैरह पढ़ेंगे तब देखेंगे। पेरू के अंदर एज सच कोई बहुत बड़ा नहीं है, और इसका जो मैप है इक्वाडोर का जो है, इक्वाडोर के अंदर अभी अपन ने पढ़ लिए दो, कौन सा, कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो। इटली के अंदर काफ़ी सारे हैं, जैसे कि ना जो है वेसुवियस है, एटना है ना, तो वो सारे हैं, उन सबको देखेंगे। ये जो माउंट मेरापी है ये इंडोनेशिया के अंदर है। इंडोनेशिया के अंदर तो एंडलेस वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, क्योंकि इंडोनेशिया पूरा का पूरा जो है वो वॉल्केनिक माउंटेन्स के ऊपर ही बना हुआ है ना। और वो कैसे बना है, तो इसका पूरा का पूरा प्रोसेस जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आता है, जिसके अंदर सबसे पहले ही अपन पढ़ लेंगे जब जियोमॉर्फोलॉजी जब भी शुरू करेंगे। अभी तो क्लाइमेटोलॉजी चल रहा है, तो जब जियोमॉर्फोलॉजी अपन शुरू करेंगे तो उसके अंदर एक पार्ट आता है जिसमें अलग अलग प्लेट मूवमेंट्स होते हैं, है ना। उन प्लेट मूवमेंट्स में एक चीज़ होती है सबडक्शन। तो पूरा का पूरा जो ये बना है, इंडोनेशिया बना है, ये सबडक्शन से बना है। कैसे बना है इसे तब समझेंगे, है ना। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन अर्स्टवाइल यूगोस्लावियन कंट्री। अभी सारी यूगोस्लावियन कंट्री को देखा, सर्बिया देखा कि नहीं देखा, बिल्कुल देखा। मैसेडोनिया को देखा। एक्चुअली यूगोस्लाविया बनाने का प्लान ही सर्बिया का था, है ना। पहले ये सारी कंट्रीज अलग अलग थी, फिर ये यूगोस्लाविया एक हुआ, फिर ये वापस जो है टूट गई, समझ में आया। और उससे पहले भी जो है पहले एक थी, समझ में आया। तो ये ऐसे चलता रहता है। अब मैसेडोनिया था। अल्बानिया के बारे में मैंने आपको बताया, अल्बानिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूगोस्लाविया, ठीक है। वोजवोदोनिया अपन ने देख लिया, वोजवोदोनिया वही कंट्री है, ठीक है, जिसके बारे में भी मैं आपको मेंशन कर रहा था। कोसोवो और सर्बिया की अभी ट्रीटी चल रही थी। क्रोएशिया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी कंट्री है जो कि यूगोस्लाविया का पार्ट नहीं थी? थर्ड। तो सिक्स्थ का आंसर है बी, 3 ओनली, समझ में आया। यहीं पे सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं हाँ, होप आपको ये जो क्वेश्चंस वगैरह हैं सब समझ में आए होंगे। कुछ भी आपका फीडबैक वगैरह है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें जो वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, नहीं लगे डिसलाइक करें। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उसके अलावा बस